लास्ट क्लास में हम इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने आपको बता दिया। नेचर ऑफ द क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि यहाँ पे हमारे आपका डिस्कशन ही काम आएगा, आपके पर्सनल व्यूज और ओपिनियन ही काम आएंगे। बाकी इसमें कोई स्टैटिक पोर्शन एज सच होता नहीं। तो लेट्स बिगिन। अब आज हम एक टॉपिक को लेकर डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर वहां से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे पता है? कम्युनलिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कम्युनलिज्म। इस टॉपिक को आप लिंक कैसे करोगे? कम्युनलिज्म मतलब जब पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान देना, हमारा इसका कम्युनलिज्म का पढ़ाने का तो तरीका होगा जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे या पॉलिटी में पढ़ेंगे, वो नहीं रहेगा। अब पूछो सर ये क्या होता है? देखो, व्हेन वी स्टडी कम्युनलिज्म in sociology, Indian society, polity और एनी अदर सब्जेक्ट एसएसटी के, तो वहां पे हम कम्युनलिज्म को बहुत ही ब्रॉड पढ़ते हैं। यहाँ पे कम्युनलिज्म का हम बस एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वही पढ़ेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट जब मैं बोल रहा हूँ मतलब कम्युनल वायलेंस। ठीक है, कम्युनलिज्म के कारण जो हमारे यहाँ पे वायलेंस होता है, दंगे फसाद होते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचती है, सिर्फ उसी एस्पेक्ट्स पे ज्यादा बात किया जाएगा। इन जनरल और भी सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा ये रहेगा। कम्युनलिज्म, अब आप अगर थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े रहोगे या पढ़ोगे कभी, थोड़ा सा हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। वो इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में मैं नहीं बता सकता इतना लंबा, बट मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ कि कम्युनलिज्म इंडिया में ये आज से नहीं है कि ये 21st सेंचुरी में अभी से आ गया है, तभी नहीं, बहुत सालों से अभी है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही है। अगर आपको पता होगा, जब पार्टीशन वगैरह करते थे वो इलेक्टोरेट के नाम पे, बंगाल का पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन, ये सब जब कभी आप याद करोगे ना कम्युनल लाइंस पे, तो आपको तभी समझ में आएगा कि न्यू फाउंडेशन तो उन लोगों ने डाल दी थी। और उससे पहले जब मुगल्स थे तो भी कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स में आपको कम्युनलिज्म दिखने को मिलेगा। उसके इवन उसके पहले भी हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ चीजें थी। जब बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, सिखिज्म आया, इस्लाम, तभी से कुछ ना कुछ चीजें चालू हो गई थी। हाँ, बट एक लार्ज स्केल पे वो चीजें ऐसी थी कि सोसाइटी को बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर पाती थी। उतना चल जाता है, इसके लिए वो जो सब ज्यादा उसको स्टडी में नहीं लोग कंसिडर करते। ब्रिटिशर्स ने जो लाया, ये दंगे फसाद का कारण, ये आपस में हैट्रेड फीलिंग को डेवलप करने लगी। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस तो चीजें ऐसी आई कि आप तमाम राइट्स देखते रहते हो देश के किसी ना किसी पार्ट्स में, किसी ना किसी स्टेट्स में। कुछ ना कुछ थोड़ी सी बात प्रोवोक हुई कि राइट्स चालू हो जाते, हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना, ये सब चीजें आप लोग देखते रहते हो, सुनते रहते हो। तो अब इससे होता क्या है वो देख भाई। कम्युनलिज्म अगर ज्यादा पीक पे है तो कम्युनल वायलेंस होता है, ठीक है, होता है। दिल्ली में अभी रिसेंट आपने देखा होगा कम्युनल वायलेंस, किसी को याद है ना दिल्ली वाला इंसिडेंस अभी? हाँ सर। यस यस। हम्म। तो ऐसे छोटी मोटी या बड़ी जो भी आप इंसिडेंस बोलो, ऐसे होते रहती है। तो अब इसमें हमें देखना है कि ये हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या थ्रेट पैदा करता है, उसमें क्या इसका इशू है। बहुत इशू है अगर मुझसे आप पूछो। अब पहले तो छोड़ो, जो कम्युनल राइट्स होता ही है उसके फैक्टर्स क्या है, क्या कारण है कि हमारे यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो जाता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनल राइट्स, ये जो कम्युनल राइट्स होते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो जिम्मेदार हैं ऐसे। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, इन्यूमरेबल, बट हाँ कुछ ना कुछ हम चार छह पॉइंट अगर हमको याद आते हैं, अगर हमारे दिमाग से निकलते हैं तो उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसको डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग खुद सोचो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही बताने के लिए, बट कोशिश किया करो, क्योंकि देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से ध्यान देना। यूपीएससी जो मेंस का टॉपिक है ना, दिस इज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल स्किल्स भाई। उसमें टीचर जो है, कोई भी टीचर हो, बहुत ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता। वो बस एक गाइडेंस होगा, क्योंकि इसमें चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो मैं बता दिया वही आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, मैं एक
टॉर्च बेयर का काम कर रहा हूँ वही करना पड़ेगा मुझे। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कम्युनल राइट्स के लिए? सर इलिटरेसी। हाँ, एजुकेशनल फैक्टर में बोल दूं? बहुत सही, वेरी गुड। lack of tolerance, हाँ, लैक ऑफ टॉलरेंस, बहुत सही, वेरी गुड पॉइंट। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। या पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत है, जैसे government पॉलिटिकल policy, पार्टी डिवाइड एंड रूल, कोई एक पार्टी को समर्थन प्रो हो जाती है, कोई उसके अगेंस्ट, जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल। वीक गवर्नेंस। यस यस यस, ये भी हो सकता है एग्जैक्टली। सोशल मीडिया फैक्टर भी आप ले सकते हो। आजकल जो है बहुत ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स का, अगर किसी को आप किसी के ऊपर ढींगरा फोड़ना चाहते हो, किसी को ब्लेम कर सकते हो, तो सोशल मीडिया ही है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जितनी तरह से इंफॉर्मेशन को ये पहुंचाता है और लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, अगर किसी को भाषण देके करना हुआ तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब पुलिस के लिए भी बहुत चैलेंज हो जाता है। मतलब कश्मीर से कोई चीज वायरल होती है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेकंडों में पहुंच जाती है, और हजारों लोग देख लेते हैं और उस पर सैकड़ों लोग रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो सोशल मीडिया भी बड़ा फैक्टर। कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, अगर आपको पता हो तो। बहुत सारी कम्युनिटीज है जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग चलते रहती है हर जगह। मैं किसी किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक रिलीजन में, हर एक सोसाइटी में अगर आप देखो कि कल्चरल फैक्टर्स है, जो एक रीजन बन जाता है, जो एक कारण बन जाता सर इन इंडिया हिस्ट्री वैसी है तो लाइक दैट इज कंटिन्यू। है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स तो बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जब पार्टीशन और टीशन टाइम चालू हुआ, तभी से जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट हो गई कॉम के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सही। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जो बैकवर्डनेस है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है रॉयट्स में, या लोगों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, लोगों के बीच में गैप हो जाता है। सर साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक यस ऑफ कोर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाती है, बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल फैक्टर। सर रिलीजियम इन नहीं है। रिलीजन, हाँ, रिलीजन भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि रिलीजन की सुप्रीमेसी की बात चालू होती है। भाई, मेरा रिलीजन आपसे बढ़िया है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसी में बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो देखो, अब ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको लिखनी पड़ती है। अब अगर मैंने बोला ना था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तो आप लोग सब वन वे हो जाता, मैं पढ़ा के निकल जाता, आप कुछ ना कुछ लिख लेते, बट दैट डजंट वर्क। इसमें जितना आप सोच सकते हो, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें आप जान लो, जब आप आंसर लिखते हो या आप जो सोचते हो ना पॉइंट, ये आपके दिमाग में थॉट आना ही नहीं चाहिए कि ये सही होगा कि गलत होगा। बिलीव में, यूपीएससी के मेंस में ये बताना ही बहुत मुश्किल है कि आपने जो लिखा वो गलत है या सही है। ये तो यूपीएससी के इवेल्युएटर को ही पता होता है, मुझे भी नहीं पता होता। दिस इज द फैक्ट। बड़ा ही हार्श फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट है मेरे भाई। क्योंकि उसकी थॉट पैटर्न क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो मैंने, हाँ, एक जनरल आंसर होता है, एक जनरल थिंकिंग होती है, उसको हमें स्टिक करके रखना है, वो बात अलग है। अब अगर कम्युनलिज्म की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे रीजनलिज्म ना बताऊं। हाँ, इतना बस ध्यान रखना होता है कि भैया अगर मैं आपसे मैंगो के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप जैकफ्रूट ना बताओ, बस ये है, ये ध्यान देना होता है। बाकी अगर आप कहीं रिमोट तक पहुंच रहे हो, कहीं से को रिलेट करके कोई पॉइंट्स निकाल रहे हो, दैट इज मोस्ट वेलकम। तो ये हमेशा ध्यान रखें। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि कम्युनल राइट्स को, कम्युनल जो एक फीलिंग्स है उसको पैदा करते हैं, उससे हमारी कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। चलो ठीक है। और आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स ऐसे, खासकर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, भाई यहाँ पे अगर आप दंगों की लिस्ट देखो, अगर आप यहाँ पे राइट्स की लिस्ट देखो, तो बहुत ही है, बहुत। हाँ, ये भी सही है कि पिछले कुछ सालों से आपको नहीं दिख रहे हैं, बट हमारी जो कंट्री की हिस्ट्री है वो काफी राइट्स लेडन है। बहुत सारे यहाँ पे आपको कम्युनल राइट्स दिख। तो ठीक है, अब इसको रोका कैसे जाएगा? भाई, हमारी कंट्री सेक्युलर है, मल्टी कल्चरस है, मल्टी रिलीजियस है, आपको भी पता है, हमको भी पता है।
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन में हम सबको लिटरेट कर देंगे, या एक दिन में हमारे अंदर जेंडर सेंसिटिविटी आ जाएगी, है ना। भाई हमें इसी प्रॉब्लम के साथ रहना है, लेकिन इसको रिड्यूस करना है। दिस इज द मेन पॉइंट। आप समझ रहे हो मेरी बात को ना। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सब माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, एंड गाइड अवेयरनेस प्रोग्राम, एंड हमारे एजुकेशन सिस्टम वैसे ही ओरिएंटेशन होना चाहिए जहाँ पर कम्युनलिज्म ऐसे उसे ज्यादा प्रमोट ना करें। ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, जो एक हमारी So, पॉलिसी है, इट शुड बी ए जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। भाई जो हमारे यहाँ पे अभी कैसा होता है ना, मैं आपको, आप भी देखते होगे, मैं बताऊं क्या, आप भी न्यूज वगैरह तो आप भी देखते होगे कि कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में आप देखो कि पुलिस वालों को लोग मार रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, जूते चप्पल भी फेंक रहे हैं, और पुलिस वाले चुपचाप ऐसे देख रहे हैं। आप शायद से पता नहीं ऑब्जर्व किए होंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑब्जर्व किया है, बहुत जगह देखा है ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो कि बड़ा ही हर्ट होता है। अब आप समझते हो, सोचो, जो यूनिफॉर्म पुलिस है, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, लाठी डंडे सब कुछ है, उनको पावर भी है सीआरपीसी आईपीसी में कि भाई वो थोड़ा सा पनिश कर सकते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते बेचारे। क्यों नहीं लेते? उनको डर होता है कि कहीं हमारा एक्शन दंगे फसाद का कारण ना बन जाए। भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड। पुलिस का जो काम है, आपने संविधान की शपथ ली हुई है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो आप ये देखोगे कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉम, कोई पर्टिकुलर एफिलिएशन इससे एक्टिव हो जाएगा तो दंगे फसाद हो जाएंगे, तो यू हैव टू मैनेज, आप उसको ही मैनेज करना, और क्या करोगे। लेकिन हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी फलाना ढिकाना इतना लिबरल है ना, कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की इनएफिशिएंसी है ना कहीं ये एक्सेस लिबरलिज्म का कारण है, आपको मैं बता दूं। तो आपने जो बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको इम्पार्शियल और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। चलो ये किए हो गया, और कुछ कर सकते हैं इसके लिए वे फॉरवर्ड? और कुछ पॉइंट्स है आपके अंदर जो आपको लगता है अगर ये किया जाए तो ये चीजें कम हो जाएंगी, कम्युनल राइट्स, या इनको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है? सर सोशल मीडिया पे कंट्रोल, मतलब कम्युनल राइट्स ना फैलाएं। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया जो ये व्हाट्सएप फेसबुक, अभी चल भी, देखो व्हाट्सएप का इशू चल भी रहा है सरकार के साथ, सर तो अभी आईटी ट्विटर। रूल प्ले हो रहा है, तो व्हाट्सएप ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हम्म। हाँ तो बता रहा हूँ, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडियाज हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और इनको कंट्री के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए बाध्य करना चाहिए किसी भी कीमत में। भाई अगर इनको इंडिया में ऑपरेट करना है तो इनको लॉ ऑफ द लैंड को मानना ही पड़ेगा, एक्सेप्शन नहीं दिया जा सकता। फिर जो डेटा प्राइवेसी लॉ है, ब्रीच ऑफ डेटा, ये सबको देखना पड़ेगा। कहने का मतलब सोशल मीडिया का जो रेगुलेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक, और क्या हो सकता है? चलो एक पॉइंट जो मैं बताता हूँ, तो थोड़ा सा इन सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार हो सकता है। देखो मैं वही बता रहा हूँ, इतने सारे हमने पॉइंट्स बताए, डिस्कस किए, सबके सब वैलिड है, सबके सब सही भी है, बट द थिंग इज, आप क्या ऐसा लिखते हो जो एग्जामिनर को एकदम से स्ट्राइक कर दे, लगे अरे यार वाह वाह वाह, इसने तो मेरे मन की बात बता दी, जो मैं पहले ही देखना चाहता था इसने पहले ही पॉइंट में दिखा दिया। तो इससे क्या होता है ना, यू विल गेट एन एडेड एडवांटेज, वो आपको दूसरे एस्पिरेंट से थोड़ा सा एक एडवांटेज दे देता है। अब वो क्या देख, आप अगर थोड़ा सा देखो कम्युनल राइट्स होता क्या है, ज्यादातर अगर आप देखो ना, तो हिंदू मुस्लिम में बोलूं सीधी सी बात, टू बी ए स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ज्यादा होता है। अगर आप देखो, अगर आपकी कंट्रीज में पिछले 50 सालों में जितने भी राइट्स हुए रहेंगे, अगर आप उसको सही से एनालाइज करो, सही आंकड़े आपके पास रहे, मैं बोलूंगा 85% टू 95% वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हुए होंगे। डू यू एग्री और नॉट? पहले इसमें हाँ या ना बोलो, तब आगे बढ़ा जाए। हो यस सकता सर। है yes, कोई sir. काउंटर हाँ सर. आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख,
इनका देखो, अगर आप देखो तो राइट्स में पार्टिसिपेशन बड़ा कम होता है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू बीइंग मेजोरिटी तो ये तो राइट्स में घुस ही जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटीज है इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप देखो कभी भी, हम बात तो कर लिए लेकिन ये बात अभी तक हमने इस टॉपिक में डिस्कस नहीं की, करंट जो हमारा डिस्कशन चल रहा है कि यार इस कम्युनिटी के अंदर ऐसी क्या चीजें की जाए कि इनके अंदर का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म हो जाए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की है। अगर आप देखो, क्यों, क्योंकि कभी भी इस डायरेक्शन में काम नहीं होता कि माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट किया जाए, उनको भी ऐसा ना लगे कि हमारे साथ इम्पार्शियलिटी होती है, उनको ये फीलिंग ना आए कि हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं, इस कंट्री में ट्रीट हो रहे हैं, भले नहीं हो रहे हैं लेकिन उनको अगर ये फीलिंग भी आ रही है तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए टू द ग्राउंड लेवल। हो सकता है किसी के साथ ना हो लेकिन उसको फिर भी फीलिंग आए, चलो उसको एक टाइम पे गलत है, नहीं आना चाहिए, बट इवन देन अगर मैक्सिमम लोगों को आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। कैसे? पॉलिटिकल पार्टीज या द करंट गवर्नमेंट का रेजिम है वो जाके ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से मिले, सोशल मीडिया के थ्रू उनको इनवाइट करे, जो आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग है उसको डेवलप करे, प्लस इस कम्युनिटी को स्पेसिफिकली जितना ज्यादा हो सके स्कीम्स प्रोग्राम के थ्रू लिटरेट किया जाए, इनको अवेयर किया जाए। जब तक इस ग्राउंड जो रूट कॉज है, जब तक जो जमीनी प्रॉब्लम है, अगर इसको दूर नहीं किया जाए तब तक ये सारी चीजें हो नहीं सकती। बट सर ये तो यस यस, आइडियलिस्टिक है, लाइक ये जो आप हाँ सोल्यूशन बोल रहे हो दैट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इनका जो वोटिंग का जो स्टैटिक होता है वो उसी पर बेस होता है। एक्चुअली ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया में हाउ वी कैन एंड द करप्शन इन इंडिया, करप्ट प्रैक्टिसेस जो है हमारी कंट्री में उसको कैसे खत्म किया जाना चाहिए, तो आपका जवाब क्या रहेगा? कि उसका भी जो भी जगह सॉल्यूशन दोगे वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट हमें चीजें अगर लिखनी है एग्जाम में, अगर आपको कुछ बताना है तो ऐसी चीजें बतानी पड़ेंगी भले वो प्रैक्टिकल ना हो। मुझे ही पता है भाई, मुझे सिंपल सी बात है, अगर आप सोचो करप्शन तो मैं अच्छी अच्छी बातें कर दूं बट वो जमीनी हकीकत प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो, ये तो छोड़ो, जो ऑफिसर्स जा रहे हैं ये सब पेपर लिख कर, जीएस पेपर 4 लिख कर जो टॉप कर रहे हैं वो जाके खुद करप्शन कर रहे हैं, बाकी अब क्या बोलोगे? तो कैसे मैं ये मान लूं कि करप्शन आगे चल के खत्म हो जाएगा? हम और आप में से जितने एस्पिरेंट्स हैं जो जाते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन का पार्ट बड़े आराम से बन जाते हैं, और बहुत कम में वो गट्स होती है कि वो अपना जुबान खोले। मैं बताऊं 95% लोग ऐसे होते हैं जो करप्शन का हिस्सा बनते हैं। अगर आपको सच में कभी एआरसी कमीशन और डीओपीटी की रिपोर्ट हाथ में लग जाए तो आप पढ़ो तो आप यू विल शॉक, अरे बाप रे बाप, हम तो सोचते थे आईएएस और आईपीएस तो बड़े देशभक्त हैं। नो डाउट देशभक्त होते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी वो करप्शन का पार्ट बन जाते हैं। उनका इंटेंशन भी नहीं होता बहुत सारे लोगों का, लेकिन उनको जब फ्री में मिलता है तो उनके अंदर इतना गट्स नहीं होता कि वो बोले भैया हमको नहीं चाहिए, हाथ जोड़ देते। क्यों भाई? जॉब है, सर्विस है, फैमिली हो जाती है, बीवी बच्चे हो, तमाम इशू हो जाते हैं उनके पास। तो ये मान के चलो ये जो भी पॉइंट है काफी आइडियलिस्टिक है, लेकिन अगर आप ध्यान देना, अगर ये 1000 लोगों तक ये आइडियलिस्टिक बातें गई तो हो सकता है 2-4 लोग तो शायद बदल जाए यार। इस पे देखो आप, अगर 1000 लोगों तक हम ये बातें पहुंचाते हैं तो एटलीस्ट अगर 2-4 लोग भी बदले, कुछ उनके थॉट प्रोसेस में कुछ तो बदलाव आया, तो ये मान के चलो कि चलो फ्रूटफुल रिजल्ट की शुरुआत हो गई। बे अचानक एज ऑफ सडन तो कोई बदलने वाला नहीं है, दैट फॉर श्योर, इतना तो हम भी जानते हैं। बट ये है कि हम कोशिश इसी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा सोल्यूशन है, वे फॉरवर्ड है, तो उसको बताइए, उसका भी मोस्ट वेलकम किया जाएगा। इफ एनीबॉडी सर वांट्स टू गिव इनसाइट्स, मोस्ट वेलकम। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो आपने रिपोर्ट कौन सी बताई? एआरसी, एआरसी एंड एआरसी और डीओपीटी की रिपोर्ट। डीओपीटी की रिपोर्ट है वो करप्शन को लेके ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे
ऑफिसर्स होते, देखो अभी मोदी गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग को जबरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है, पता है आपने सुना है? नहीं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चल रही है, मतलब कम से कम 15-20 आईपीएस ऑफिसर जो आईजी और डीआईजी के लेवल थे उनको निकाल के फेंक दिया, भागो तुम काम के नहीं हो। और काफी कुछ आईएएस ऑफिसर को भी चार्ज किया गया है कि भैया तुम काम करने के लायक नहीं, बहुत भ्रष्टाचार किए, निकलो अभी। तो अगर आपको सिविल सर्वेंट्स के लिए करप्शन का चार्ज अगर देखना है तो आप डीओपीटी की रिपोर्ट होती है, एनुअली पब्लिश करते हैं वो, वहां वहां आपसे दिख जाएगी कि भाई कितने % लोग ने करप्शन किया है, कैसे कैसे जगह पे करप्शन कर रहे हैं, सारी चीज। और एआरसी की रिपोर्ट, जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है एथिक्स पे, उसमें भी आपको मिल जाएगी कि ब्यूरोक्रेसी में कितनी ज्यादा करप्शन है। ये आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, जब गवर्नेंस का इशू आएगा तो हम सर इसको। यस यस, सर मैं एक सोल्यूशन ऑफर करना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स, वेलकम। थैंक यू सर। मेरा ये पॉइंट है कि सर हमें हमारे यंग जो क्राउड है हमारे कंट्री का, जो बच्चे हैं, हमें उन पे फोकस करना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ तो एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट सर, हम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या एंशिएंट इंडियन, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया जो भी पढ़ते हैं, तो एंशिएंट इंडिया में यूजुअली हम हिंदुइज्म पे एम्फेसाइज करते हैं, मिडिवल इंडिया में मुस्लिम हिस्ट्री पे एम्फेसाइज करते हैं। Yes. मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे ऐसी स्टोरीज है जिसपे हिंदू मुस्लिम यूनाइट होके, इनफैक्ट वेरियस सेक्ट्स ऑफ इंडिया यूनाइट होके ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स उठ के आते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एम्फोसिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे देना चाहिए बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट लाने के लिए। एग्जैक्टली सही है कि अगर आप यूथ को, क्योंकि देखो अभी तक जो बड़े हो गए, जो पक गए हैं, चलो वो बदल नहीं सकते, बट जो नया क्राउड आ रहा है इन फ्यूचर अगर हमको रोकना है तो अगर इस फ्रंट पे काम किए कि भाई उनको बताया जाए कि हमारी देखो हिस्ट्री ऐसे थी, हम मिल बांट कर बहुत सालों से रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बिलीव मी यार, मैं जहां तक समझता हूं कि एक देखो, जब हम करते हैं एजुकेटेड क्लास, तो मेरा एजुकेटेड होना ये बड़ा ही अलग होता है। मैं सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उसको पढ़ा लिखा इंसान नहीं बोला जाना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जिसके अंदर समझ हो, जिसके अंदर हर एक रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट है, सबके प्रति ब्रदरहुड की फीलिंग हो। इसको इस तरह के एजुकेशन जिसे आप बोलते हैं ना बेसिक एजुकेशन, वो जरूरी है, वो अच्छे से इनकलकेट होना चाहिए। तो देखो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट दिखने ही वाला है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं पाया, या आज मैं भी तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, आप भी करते होगे, मेरे कभी अंदर फीलिंग नहीं है, या मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग सब कम्युनिटीज के हैं, कभी कभी फीलिंग ही नहीं आती वो चीज। क्यों? क्योंकि हमने चीजों को पढ़ा है, समझा है, उसको चीजों को देखते हैं। बट अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएं, बात करें जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, जो ऑर्थोडॉक्स चीजें पढ़ रहा है, सिर्फ स्क्रिप्चर में जो लिखा है वही बिलीव कर रहा है, बिलीव मी वो तुरंत काउंटर आर्ग्यूमेंट करना चालू कर देता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे जो गॉड है वो तो टाइम पास के थे, हमारे असली हैं, हम ही कुछ करते हैं, ये वो। तो ये सारी चीजों को जो उनकी ब्रेन वॉशिंग हो गई है थ्रू कल्चरली, जो बचपन से उन्होंने जो चीजें संस्कार उनके दिमाग पैटर्न पे बन गया है, ये आने वाली जनरेशन पे ना बैठे, इसके लिए हमें ये जरूर करना चाहिए कि जो हमारी स्कूलिंग है, खासकर जो यूथ पढ़ रहा है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, पक्का श्योर। अच्छा पॉइंट। बट सर, यस यस, बोलिए बोलिए। स्कूलिंग ओनली 13 इयर्स बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है, उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह 21 इयर्स वगैरह, उस टाइम पीरियड में बच्चा जितना सीखता है तो वो सब आइडियलिस्टिक, जो मतलब हम लोग जो बच्चे को जो एकेडमिक एजुकेशन होता है वो सीखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल लाइफ, जो प्रैक्टिकली वो जब चीजें एनालाइज करता है, तो उस टाइम पर जो बच्चे ने सीखा होता है और जो वो देखता है वो पूरा डिफर करता है एट दैट टाइम। कैसी बात है, अब मैं बताता हूँ। सपोज बच्चा, अगर मैं 5 साल का मानता हूँ, 5 ईयर से वो स्कूलिंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप जाके ये सारी चीजें अगर आप यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बताएंगी तो आई थिंक बहुत ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके स्टार्ट कर देते ऑनवर्ड, जब बच्चा सीखने की राह में होता है, जब उसके ऊपर इतना ज्यादा सोसाइटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ा हुआ होता है, तब से, इसके लिए मैंने स्कूल की बात की, स्कूल, कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं, वहां पे तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम है, क्योंकि जो जिसको सीखना समझना है उनके दिमाग में वो बातें चली गई हैं। अब उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा थ्रू भाषण। लेकिन जो बच्चा अभी जस्ट
एंटर किया है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीजें स्टोर नहीं हुई हैं, उसको थोड़ा बदला जा सकता है। सर हमें भी तो सिखाया गया था बचपन में, मेरा बाहर घुमाना वगैरह ऐसे वैसे, लेकिन जैसे ही स्कूलिंग खत्म हो गई वैसे सब करप्शन वगैरह, सब क्राइम रेट्स वगैरह से ये सामने देखो, आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिखाया गया है अगर आप ऐसे बोलो इंडिविजुअली, तो मुझे सिखाया गया तो आज तक तो बोलता हूँ। मजे की बात यह है कि हम जिस गांव में रहते हैं, बहुत ही रूरल एरिया है, बिलीव मी, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत रूरल एरिया है। मुझे लगता है 70-80% लोग ऐसे जो हाई स्कूल तक भी आज भी नहीं पढ़ते हैं। और मजे की बात यह है कि वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हमारे अंदर जा हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य, शूद्र सभी कुछ है। बट बिलीव मी, आज तक मुझे नहीं लगा कि यार, यहाँ पे दादा लोग भी बताते हैं कि कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं होगा। तो अब देखो, डिपेंड ये करता है कि अगर आपको सिखाया भी, देखो कुछ कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कब से सिखा दो तो वो चेंजेस नहीं आ सकते। बट अगर इफ यू टेक मेजोरिटी, अगर आप देखो, अगर आपने सच में सिखाया, अब दिक्कत क्या है कि भाई सिखाने वाले कैसे हैं, कितने टाइम तक सिखाया गया, क्या उसको घर पे भी वो उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे तो ये हो जाता है। अब जैसे करप्शन की बात है, तो मुझे भी पता है कि करप्शन, चलो मैं मानता हूं नहीं की करूंगा अगर मैं सपोज सिलेक्टेड हो गया। बट यार ये एक बात और भी आती है, उसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर मेरी जॉब की सर्विस ही दांव पे आ जाए, या मेरी फैमिली की लाइफ थ्रेट पे आ जाए, तब भी क्या मैं करप्शन नहीं करूंगा क्या? ये क्वेश्चनेबल थिंग है, बिलीव मी। तो इसके लिए आप मान के चलो, इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, करप्शन पूरी तरह से खत्म इसके लिए नहीं हो सकती। ये सारे सिचुएशन में इंसान को ना चाहते हुए कुछ ना कुछ करप्शन का हिस्सा। करप्शन क्या होता है भाई? कोई मिनिस्टर ने बोल दिया, यार ये पर्टिकुलर जो हाईवे जा रहा है, यहाँ पे हमारी जमीन है, इसको तुम कंपेंसेशन जो है मार्केट प्राइस से 5 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, तो ही हम किसानों को मनाएंगे, तो दंगे करवा देंगे। अब मेरे ऊपर टारगेट ये भी है ऊपर से कि यार मुझे ये हाईवे को 1.5 साल के अंदर कंप्लीट भी करवाना है, नहीं तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मुझे कुछ ना कुछ अनएथिकल मींस बोलो या इलीगल वे से उस काम को करवाना है, तो वो भी एक करप्शन है, भले मुझे उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। तो इस फॉर्म में जो करप्शन होता है, या इस फॉर्म में जो कम्युनल चीजें इंसान सीख लेता है, उसको तो हम अलग नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर। बट यहाँ पे ये देखा जाता है कि मेजोरिटी ऑफ द लोगों में क्या थॉट पैटर्न में बदलाव आ सकता है कि नहीं, तो ये चीजें बात हो रही हैं। क्योंकि वैसे देखो, अब एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान देना कि कभी भी आप थोड़ा यूपीएससी में रियलिस्टिक ना हो तो अच्छा ही है। जैसे कभी आपसे कंट्री के बारे में, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में कंट्री के बारे में पूछे, तो जो आपके ओपिनियन है ना, बिलीव मी, वो बड़े ही राउजी होने चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एकदम, मतलब होपलेस तो होना ही नहीं चाहिए। कैसे आपने कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, देश बर्बाद हो जाएगा, जीडीपी माइनस में जा रही है, कुछ आगे हो ही नहीं सकता, एफडीआई नहीं आ रही है, एफएफआई नहीं आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं देख लो, कुछ नहीं। बट द फैक्ट इज कि ये सच है जो आप बोल रहे हो, लेकिन आपको एक ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिज्म और थोड़ा सा बोला ना, एक विगर एंड वाइटलिटी से भरा हुआ आंसर लिखना पड़ता है। एक ये गोल्डन रूल्स है, ये आप मान कर चलो। ठीक है, आपने सिचुएशन को बताना है, आपको प्रॉब्लम्स को दिखा देना है कि भैया ये सब प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है, आपको ये बता देना है कि ये सारी प्रॉब्लम है। बट जब आप सॉल्यूशन दोगे, वे फॉरवर्ड दोगे, अपना व्यू दोगे, तो वो ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, वो भी अच्छे खासे। ठीक है, एकदम भी हवे में ना हो, लेकिन एकदम भी होपलेस ना हो। ठीक है, सर यस यस, सर मैं एक और ओपिनियन ऑफर करना चाहूंगी। सर हर रिलीजन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फिलोसफिकल और एक मॉरल। हर रिलीजन में फिलोसफिकल एस्पेक्ट चेंज होता है, आप कितने गॉड्स में मानते हो, आप कितने प्रॉफिट्स में मानते हो, कौन से सेंट्स में मानते हो, लेकिन मॉरल एस्पेक्ट हर रिलीजन में सेम होता है। आपको एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको लेडीज को कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे के रिलीजियस प्लेसेस को हार्म नहीं करना चाहिए, ये सारे रिलीजन में कॉमन होता है। तो हम इंडियन सोसाइटी को रिलीजन से तो अलग नहीं कर सकते, बट हम रिलीजन पे एम्फेसिस बदल सकते हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट से चेंज करके हम मॉरल एस्पेक्ट पे रिलीजन को मतलब एम्फेसिस दे सकते हैं, जो हर रिलीजन में एक्चुअली कॉमन होता है।
तो इससे हमें एक दूसरे की हमें रियलाइज होगा कि हमारे रिलीजन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है जो मॉरल एस्पेक्ट है, फिलोसफिकल उतना नहीं। सही बात है, एग्जैक्टली वी कैन डू दिस। ये भी एक सोल्यूशन अच्छा है, ये भी हम बता सकते हैं।